हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेग्रांज फॉर्मूलेज का, दैट इज़ आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा लेग्रांज फॉर्मुलेशंस का, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी क्लोज। Consider two frames of reference S and S dash with origin coinciding with each other such that S dash is obtained by rotation through angle d theta about z axis। तो आप ये डायग्राम देखो। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं, एक तो S और दूसरा है S डैश। ठीक है, तो ये मेरा S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो भी आप लोगों को चीज़ें विद रेड पेन दिख रही हैं ना, वो सारी की सारी किसकी हम लोग किसकी बात करेंगे जब हमारे पास एस फ्रेम होगा। ठीक है, और जो आप लोग को ऑरेंज से दिखेगा वो सारा का सारा एस डैश फ्रेम के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, तो एस फ्रेम सबसे पहले आप लोग सिर्फ एस फ्रेम को देखो। ये मेरा एस फ्रेम है जिसमें ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहले एस फ्रेम है। फिर हम लोगों ने एक दूसरा फ्रेम लिया, दैट इज़ एस डैश। और ये एस डैश बना कैसे है, हम लोगों ने एस फ्रेम को उसके जेड एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा सा टर्न किया है, रोटेट किया है। ठीक है, और वो कितना रोटेट किया है हम लोगों ने, डी थीटा। मतलब इस एंगल के विद रिस्पेक्टिव हम लोगों ने क्या किया, उसको रोटेट किया। तब जाके हमारे पास एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया जिसको हम लोगों ने एस डैश नाम दिया। ठीक है, तो ये मेरा एस फ्रेम था, ये मेरा एस डैश फ्रेम है जिसका जेड और जेड डैश तो सेम है, लेकिन इसका जो जब हम लोग रोटेट किया तो मेरा जो एक्स है वो ये आ गया, एक्स डैश। ठीक है, ये इसका एक्स डैश कोऑर्डिनेट है और ये इसका वाई डैश कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और अगर आप देखो तो ये क्या है, ओरिजिन है। और एस फ्रेम और एस डैश दोनों फ्रेम का जो ओरिजिन है ना, ये क्या कर रहा है, आपस में कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये था वो डी थीटा एंगल जिससे हम लोगों ने एस को रोटेट करवाया ताकि हमारे पास एस डैश फ्रेम आ जाए। ठीक है, सपोज m1 एंड m2 आर टू पार्टिकल्स लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो अब दो पार्टिकल्स हम लोगों ने ले लिए m1 और m2, जो कि किस में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, इसी प्लेन में बस दो पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं, दैट इज m1 और m2, सच दैट इन फ्रेम एस देयर कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में दो पार्टिकल्स ले लिए m1 और m2। ठीक है, तो अब देखो कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कहते हैं जो m1 है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और y1। तो चेक कर लेते हैं, m1 ये रहा। ठीक है, तो मैंने ये लाइन एक्सटेंड की और मेरा x1 है जो कितना है, यहाँ पे मेरा x1 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स इसका एक कोऑर्डिनेट x1 है और y1 आ गया यहाँ से। लाइक अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ इतना, तो सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरा y1 पॉइंट पड़ा है। ठीक है, तो जो m1 है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, x1 और y1। सिमिलरली जो m2 पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट्स देखो। अब इसको एक्सटेंड करके मैं नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पे मेरा x2 पॉइंट पड़ा है। ठीक है, यहाँ तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कि इतना तो पोर्शन मेरे x2 पॉइंट का है। ठीक है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो हो गया x2। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ से इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास y2 पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम y2 ले लिया और हमारे पास अब क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए m1 और m2 के। ठीक है, तो अब ये तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स निकाले m1 और m2 के एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू। अब हमें सेम एस डैश के विद रिस्पेक्ट टू भी निकालने हैं। तो m1 के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x1 डैश और y1 डैश हो जाएंगे, और जो m2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, x2 डैश और y2 डैश। ठीक है, तो हम लोगों ने एस और एस डैश दोनों फ्रेम्स के विद रिस्पेक्टिव पार्टिकल m1 और m2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ठीक है, तो अब इतना हो गया। अब उसके बाद उसी डायग्राम में हम लोगों ने थोड़ी सी और मॉडिफिकेशंस की। ठीक है, तो ये सेम वही डायग्राम मैंने ले ली। अब हम क्या करेंगे, हम लोग मार्क करेंगे उनके यूनिट वेक्टर्स, यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप। अब अगर आप देखो तो फ्रेम एस और एस डैश दोनों का जो जेड एक्सेस था वो तो कॉमन था, सेम था। तो इट मीन्स इनका जो के कैप होगा वो इसी पे लाई करेगा। ठीक है, और जो के डैश होगा वो भी इसी पे लाई करेगा। मतलब एक ही लाइन के ऊपर दोनों यूनिट वेक्टर्स क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ एस फ्रेम पे। एस फ्रेम का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर ले लिया आई कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एस डैश फ्रेम के एक्स डैश एक्सिस की बात करूंगी तो उसके लिए मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, आई डैश कैप। ठीक है, सिमिलरली एस फ्रेम के वाई एक्सिस पे आ जाओ,
उसके लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर लेट कर लिया जे कैप। ठीक है, अब एस डैश के वाई डैश एक्सिस के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे डैश कैप। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, अब इनके यूनिट वेक्टर्स हम लोगों ने मार्क कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके x1 डैश, y1 डैश, x2 डैश और y2 डैश इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x1 डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x1 डैश कहाँ पे है, मेरा x1 डैश ये पोर्शन है मेरा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब इस x1 डैश के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है, दैट इज आई डैश कैप। ठीक है, तो इसको लर्न करने का ना बहुत इजी वे है। हमारे पास x1 डैश की बात हो रही है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई डैश कैप होगा। तो दोनों में देखो हो रहा है, आई डैश कैप आ रहा है। अब x1 कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो x1 के लिए इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, और y1 का यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी ये इक्वेशन लगा ली। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। अब ये था मेरे पास मेरा आई कैप, ये रहा मेरा आई डैश कैप। तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, डी थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 cos डी थीटा, y1 एज इट इज रख दिया। अब आ जाओ आप आई डैश कैप और जे कैप, ये है मेरे पास जे कैप और ये रहा मेरा आई डैश कैप। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और ये कितना, डी थीटा, हमें निकालना है सिर्फ इतने पोर्शन का। तो 90 में से डी थीटा माइनस कर दो तो मेरे पास सिर्फ इस पोर्शन का आ जाएगा एंगल। तो मेरे पास इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन डी थीटा। तो यहाँ पे साइन डी थीटा आ गया मेरे पास। इस तरीके से क्या आ गई, x1 डैश की वैल्यू। ठीक है, इफ़ रोटेशन बाय एंगल डी थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, कहते हैं अगर हम लोगों ने जो डी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन हम लोगों ने करवाई थी एस डैश फ्रेम को लेके आने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो मेरे पास जो कॉस डी थीटा है ना वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 1 को अप्रोच कर जाएगा। और साइन डी थीटा है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, डी थीटा को। अब यही वैल्यूज़ दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगी। हम लोगों ने कॉस डी थीटा की जगह 1 पुट कर दिया और साइन डी थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, डी थीटा। देन इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y1 डैश की वैल्यू निकालेंगे। अब y1 डैश के विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर कौन सा है मेरे पास, जे डैश कैप। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों में जे डैश कैप तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर x1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x1 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, यहाँ पे आ गया। y1 का कितना था, जे कैप, यहाँ पे लिख दिया। अब आई डैश और जे डैश कैप में आओ। आई डैश कहाँ पे है, ये है, और जे डैश कितना है, यहाँ पे है। तो अब इसका एंगल निकालो, यहाँ पे कितना आ रहा है, cos 90 प्लस डी थीटा। कैसे, इतना तो पूरा का पूरा कितना है, 90 है, और ये एक्स्ट्रा कितना है, डी थीटा। तो इट मीन्स 90 प्लस डी थीटा निकालूंगी तो मेरे पास पूरे के पूरे से एंगल का सम आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब जे और जे डैश को देखते हैं। ये है मेरे पास जे और ये है मेरा जे डैश। इसके बीच में एंगल कितना है, सिर्फ और सिर्फ डी थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस डी थीटा। ठीक है, अब cos 90 प्लस डी थीटा कितना होता है, माइनस साइन डी थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सेम यही अप्रोच दोबारा लगाओ कि अगर मेरे पास जो रोटेशन डी थीटा के विद रिस्पेक्ट हुई है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो मेरे पास अब नेक्स्ट चेंजेस क्या आएंगे कि मेरा जो cos थीटा है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 1 को, और साइन डी थीटा किसको अप्रोच कर जाएगा, डी थीटा को। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी जो कि कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोगों ने जिस तरीके से x1 डैश और y1 डैश की वैल्यू फाइंड की है, x2 डैश और y2 डैश की वैल्यूज फाइंड कर लो। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दैट इज 3rd एंड 4th। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोट्रॉफी ऑफ स्पेसेस हैज सम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। कहते हैं कि अगर हम लोग आइसोट्रॉफी ऑफ स्पेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना तो ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि सेम डायरेक्शन में ही फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स विल रिमेन सेम इन फ्रेम एस एज वेल एज इन फ्रेम एस डैश। तो कहते हैं कि कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो सेम डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, इसलिए कि ये दो पार्टिकल्स m1 और m2 जो हम लोगों ने लेट की है ना, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जितनी एस फ्रेम में होगी ना उतनी ही एस डैश फ्रेम में भी होगी। मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी दोनों ही फ्रेम्स में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसको u से डिनोट कर दिया। तो u है तो ये एस फ्रेम की पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने ले ली और ये एस डैश की ले ली, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे, हम लोगों ने अभी मेंशन किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों फ्रेम्स में क्या है, सेम है। इसको इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लो।
अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज़ रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। चेंजेस किस में करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड में। हम लोगों ने जिस तरीके से अभी वैल्यूज़ निकाली हैं x1 डैश y1 डैश और x2 डैश और y2 डैश की, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों इक्वेशंस को इसमें राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और हम लोग अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के ऊपर टेलर्स थ्योरम लगाएंगे। और जब आप टेलर्स थ्योरम लगाओगे ना तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड ये रही मेरे पास, राइट हैंड साइड में भी टेलर थ्योरम लगाने के बाद ना सेम वही एक्सप्रेशन आ जाएगी चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस y1। ठीक है, y1 क्या है मेरा, कि हम लोगों ने y1 डी थीटा क्या है मेरे पास, कि हम लोगों ने कितना चेंज किया है। ठीक है, और चेंज हुआ किसमें, इसमें हुआ u में, किसके विद रिस्पेक्ट टू, x1 के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, यानी कि y1 डी थीटा कितना है मेरा चेंज है जो हम लोगों ने किया है, किस में किया है, u में किया है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, x1 के विद रिस्पेक्ट टू। ये चीज़ आ गई। सिमिलरली ये चारों चीज़ें भी, मतलब टोटल में ये 4 टर्म आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आना तो क्या चाहिए, यू डैश आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यू डैश को ओपन किया ना। लेकिन हम लोगों ने अभी मेंशन किया कि जो मेरे पास दोनों पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो क्या है, वो इक्वल है, तो हम लोग यू डैश की जगह पे यू भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यू लिख दिया और ये दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब इन चारों के चारों टर्म्स में डी थीटा कॉमन है तो कॉमन निकाला और ब्रैकेट में चीज़ें कैसे आ गई, इस तरीके से। फिर x1 और y1 मतलब विद रिस्पेक्ट टू जिसके सबस्क्रिप्ट में 1 है ना, उनको एक साथ कर लो, 2 वाली चीज़ों को एक साथ कर लो और इस एक्सप्रेशन को मार्क कर दो एज एन एक्सप्रेशन 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कर्ल u बाई कर्ल x1 है जो, इसको, इसका मतलब क्या है, इसको शॉर्ट में किस तरीके से लिखेंगे, दैट इज माइनस fx21। अब इसका मतलब क्या है, दैट इज x कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड ऑन फर्स्ट, मतलब जो सेकेंड पार्टिकल ने फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, और किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स कॉम्पोनेंट के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। अब इसी तरीके से बाकी तीनों का भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। कर्ल u बाई कर्ल x2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस fx12, यानी कि x कॉम्पोनेंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुई है फर्स्ट पार्टिकल ने सेकंड पार्टिकल के ऊपर डाली है फोर्स। सिमिलरली इसका मतलब y कॉम्पोनेंट में सेकंड पार्टिकल ने फर्स्ट के ऊपर डाली है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट पार्टिकल ने सेकंड के ऊपर डाली है, बट हमारे पास कॉम्पोनेंट कौन सा है, वाई। अब आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। नेगेटिव इसलिए कि जो ये फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में की जा रही हैं। मतलब फर्स्ट पार्टिकल ने सेकंड पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स डाली है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है एज कम्पेयर टू जो सेकंड पार्टिकल फर्स्ट के ऊपर डालेगा, इसलिए हम लोगों ने चारों के आगे एक एक नेगेटिव लगाया। ठीक है, अब यही सेम वैल्यूज़ वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब आप देखोगे कि इसके राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू आ रही है, ये कैसे आ रही है ये अब एक्सप्लेन करती हूँ, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं टॉक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब टॉक की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप लिखा हम लोगों ने और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपैंड किया आई कैप जे कैप और के कैप के विद रिस्पेक्ट टू। तो इस वैल्यू में देखो आप मिसिंग क्या है, एक्स की टर्म मिसिंग है तो इसको हम लोग बोलेंगे टो एक्स। इसमें वाई की मिसिंग है तो ये आ जाएगा टो वाई। इसमें जेड की मिसिंग है तो ये आ जाएगा टो जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी फर्दर वैल्यू फाइंड करेंगे टॉ की। टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एल क्या है मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इतनी वैल्यू फाइंड की थी, तो अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके मेरे पास ये राइट हैंड साइड बनेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ये दो टर्म आ रही हैं, इनकी भी वैल्यू फर्दर हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ये यही चीज़ है, तो इसकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले ना इसको याद करने का तरीका देखो, दैट इज एंगुलर मोमेंटम एल किसके विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है, पार्टिकल 2 के विद रिस्पेक्ट टू। अब पार्टिकल 2 के विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, किसके विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है, सेकंड पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, 2 है, तो इसको यहाँ पे लिख दो। तो मेरे पास दो वैल्यू